ऐसे कौन सी चीजें हैं जो आंदोलन को व्यवस्था केंद्रित से कमजोर करते करते व्यक्ति केंद्रित बना देते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन भारत में हुआ था, जिसको नाम दिया गया था अन्ना मूवमेंट, जो हमने आपको पहले 3 मांग बताई। पहला राइट टू रिजेक्ट, दूसरा राइट टू रिकॉल और तीसरा जन लोकपाल। उन तीनों मांगों के बारे में से पहली मांग राइट टू रिजेक्ट के बारे में क्या कहा है। और ये जो बात उनकी है अरविंद केजरीवाल की, ये आम आदमी पार्टी के बनने के पहले की है, मतलब राजनेता बनने के पहले की है। तो मोदी जी भी वही बात कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री बनने के पहले की बात है। नोटा राइट टू रिजेक्ट का समझिए कि ये जो नोटा है एक बच्चा है और जब बड़ा हो जाएगा तो राइट टू रिजेक्ट बन जाएगा। नमस्कार, माय ओपन बुक चैनल में आपका स्वागत है। आपने अगर वोट किया हो संसदीय में या विधायकी के चुनाव में, तो आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पर एक बटन नोटा का मिलता है। नोटा के बारे में कोई प्रचार नहीं होता। कहीं देखा है आपने? कभी नहीं। अरे नोटा आया कैसे है ये भी आपको कोई नहीं बताएगा। इस नोटा के लिए नन ऑफ द एबव, नोटा के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी लड़ाई चली है। नोटा क्या है थोड़ा इसके बारे में बता दें आपको, इन तीनों मांगों के बारे में बताता रहूंगा। नोटा राइट टू रिजेक्ट का समझिए कि ये जो नोटा है एक बच्चा है और जब बड़ा हो जाएगा तो राइट टू रिजेक्ट बन जाएगा। मतलब आपके क्षेत्र से मान लीजिए टोटल 7 उम्मीदवार खड़े हैं, कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, सपा, आम आदमी पार्टी और 1-2 निर्दलीय है। जनता को लगता है कि हमें ये 7 कैंडिडेट नहीं पसंद है, तो जनता क्या करे? अब ईवीएम पे तो 7 ही विकल्प थे, उन्हीं 7 में से किसी एक को वोट देना था। मजबूर है, वोट देने जाना है। सरकार खूब प्रचार करती है कि आपका मताधिकार है, राष्ट्रीय पर्व है, वोट बिना दिए नहीं मानना है, छुट्टी लेना है, उस दिन समय निकालना है, ये आपका जो है बहुत बड़ा अधिकार है। मताधिकार आपका, मताधिकार को बिल्कुल मत जाने दीजिए, आप इसको एक्सरसाइज करिए, है ना। सही कैंडिडेट आए, लेकिन सही कैंडिडेट कैसे? अगर 7 के 7 अगर बेकार है, नकारा है, चोर है, उचक्के हैं, तो जनता क्या करेगी? उन्हीं 7 में से किसी को चुनना पड़ेगा। तो जब नोटा आया तो नोटा पर एक ऑप्शन एक्स्ट्रा मिला कि हमें इनमें से कोई पसंद नहीं है, नन ऑफ द अबव। तो इससे एक विकल्प मिला, जनता की इच्छा ये प्रकट करने का कि हाँ इतने लोग हैं जो इनमें से किसी को नहीं पसंद करते। और ये छोटा मोटा अभी भी जबकि कोई प्रचार नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट ने नोटा का ऑप्शन देने के पहले ये आदेश किया था इसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, भारत के निर्वाचन आयोग को, कि आप नोटा का प्रचार करेंगे, जनता के बारे में इसकी जानकारी जानी चाहिए। नेता तो कोई प्रचार करेगा नहीं, क्यों करेगा? आप किसी निर्दलीय कैंडिडेट के मुंह से एक बार नोटा कहलवा के देख लीजिए, मुंह से नोटा का नाम नहीं लेगा। मतलब नोटा एक ऐसा शेर है, शेर का बच्चा है जो बिल्कुल शैशवावस्था में है, जिसके मुंह में न दांत हैं और न नाखून है पैरों में। इतने छोटे शेर के बच्चे से नेताजी इतना डरते हैं, मुंह से नोटा शब्द का नाम नहीं ले, कुछ भी कह लीजिए, बिल्कुल नहीं बोलेंगे वो, कतई नहीं। किसी राजनेता से कोई वीडियो देख लीजिए, मोदी जी को गाली देंगे, राहुल गांधी को कोसेंगे, किसी और को कुछ कहेंगे, लेकिन नोटा का नाम नहीं लेंगे। गलती से एक भी राजनेता ने नाम नहीं लेगा। अब अगर इसी नोटा को, अच्छा ये नोटा जो हमको ईवीएम पे मिलता है, इसको कोई पावर नहीं है
केवल एक सिंबॉलिक है, प्रतीक के रूप में। यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र से, इस लोकसभा क्षेत्र से 8,000 लोगों ने नोटा को वोट दिया, बस इतना है, बस बात खत्म। चुनाव उस पर जो मत पड़े गिने जाएंगे, बस इतना है, बाकी उसका कोई असर नहीं है। अगर सबसे ज्यादा वोट पड़ जाए नोटा पे तो ऐसा नहीं है कि जो 7 कैंडिडेट खड़े थे सब वापस हो जाएंगे, उसका कोई असर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने चालाकी से इसको छोड़ दिया कि ये संसद पे जाने दीजिए, संसद कानून बना सकती है, हम इस पर नहीं बनाएंगे, हमारे ये अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ये छोड़ दिया संसद के ऊपर। और संसद क्यों बनाएगी, आप बताइए क्यों बनाएगी? कोई राजा, भाई हमारे सांसद विधायक हमारे राजा ही तो है, पहले वाले राजा नहीं, नाम बदल गया। कोई राजा ऐसा फंदा क्यों बनाएगा जिसमें खुद ही लटक जाए? राजा तो कानून दूसरों के लिए बनाता है ना, अपने लिए थोड़ी बनाता है, वो तो संप्रभु है। तो ऐसा फंदा क्यों बनाएगा जिसमें खुद झूलता हुआ मिले? ये संभव है नहीं। और नोटा एक ऐसा ही, जान लीजिए, फंदा बनने वाला था। अगर राइट टू नोटा को पावर मिल जाता तो बन जाता राइट टू रिजेक्ट। मतलब अगर जनता सबसे ज्यादा नोटा पर बटन दबा दे, बाकी 6 लोग कम वोट पाते हैं, 7 लोग, और नोटा का चुनाव में नंबर 1 पे आती है जिस क्षेत्र में, तो सारे के सारे 7 के 7 कैंडिडेट खारिज, पार्टियां फिर से नया कैंडिडेट ढूंढ के लाएंगी और फिर से चुनाव होगा। अच्छा, इसका असर क्या पड़ेगा? ये समझ लीजिए कि देश की 50% भ्रष्टाचार की बीमारी केवल नोटा से, राइट टू रिजेक्ट से ही खत्म हो जाएगी। हम इसको साबित करेंगे, प्रूव करेंगे। कैसे? देखिए, एक दूसरा वीडियो हमने पहले बनाया हुआ, उसको देखिएगा। भ्रष्टाचार की जड़ हमारा चुनावी सिस्टम, ये भी वहीं जाके जुड़ रहा है। अगर कैंडिडेट को पता चल जाए कि जनता के हाथ में पावर है और जनता ने नोटा का बटन या राइट टू रिजेक्ट का बटन सबसे ज्यादा दबा दिया और नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल गया, तो हमारा कैंडिडेचर, हमारी उम्मीदवारी खारिज हो जाएगी, दोबारा चुनाव होगा और नया कैंडिडेट आएगा। तो परिणाम क्या होगा? वो टिकट खरीदेगा ही नहीं। कहते हैं ना कि 5 करोड़ में टिकट खरीदा, वो फला नेता है, वो बर्थडे अपना मनाने के लिए उम्मीदवारों से इतना पैसा ले लेती हैं, वो उतना ले लेते हैं, नेताजी ले लेते हैं, फला जगह बिकता है। नहीं लेते हैं, अगर बहुत दूध के दूल्हे कहेंगे पार्टी फंड में इतना पैसा 5 करोड़ जमा करिए, आपको हम टिकट दे रहे हैं, तो पैसा देने को तैयार ही नहीं होगा। कौन? उम्मीदवार। पहला जड़ कट गई, भैया हम 10 करोड़ 5 करोड़ देके टिकट खरीदेंगे और जनता ने खारिज कर दिया, हमारा 5 करोड़ गया खटाई में। दूसरा, जो पॉलिटिकल पार्टी अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है, वो जनता से 100 बार पूछेगी, कहेगी ऐसे आदमी को लाओ जो जनता के बीच का हो। पैराशूट कैंडिडेट सुना होगा आपने। इलेक्शन होने वाला है, मान लीजिए 2 महीने बाद, तो ठीक 1.5 महीने में एक कैंडिडेट की घोषणा होती है। आप बताइए, आप जितने हमारे श्रोता हैं, क्या आप सभी ने अपने अपने चुनाव के पहले विधायक और सांसद का चेहरा देखा हुआ रहता है? कि हाँ, ये हमारे विधायकी के चुनाव लड़ रहे हैं, इनको मैं जानता हूं, ये ऐसे आदमी हैं, बढ़िया हैं। नहीं जानते आप। कोई मुंबई के बहुत बड़े सेठ हैं, तो कोई फला नेता के पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष के रिश्तेदार हैं, तो कोई उनके जीजा जी हैं, किसी का कोई बहुत बड़ा वहां पे व्यापार है, ये सब देखा जाता है। और अचानक से जनता के बीच मिला करके 7 मूर्तियां 8 मूर्ति जितनी एक मूर्ति के रूप में खड़ी कर दी जाती है। ये लो भैया, आपके सामने ये है, इनको वोट दो, इनको चुन लो। तो ये चुनाव हुआ, ये इसको चुनाव कहेंगे आप? कैंडिडेट के बारे में आपको मालूम ही नहीं। 1.5 महीना 1 महीना पहले
वो चुनाव में उतरा, तो जनता को प्रभावित करने के लिए क्या करेगा? वो अंधाधुंध पैसा बांटेगा, शराबियों को शराब पिलाएगा, मीट खाने वालों को मीट खिलाएगा, बिरयानी खाने वालों को बिरयानी बांटेगा। जिसको जैसे भी होगा जनता को येन केन प्रकारेण कैसे भी उसको प्रभावित करने की कोशिश करेगा। तो ये बंद हो जाएगा। फिर साल भर पहले से, 2 साल पहले से पार्टियां अपना अपना कैंडिडेट ढूंढना शुरू कर देंगी। वो जो पत्ते 1.5 महीने पहले पैराशूट से उतारे जाते हैं ना, पत्ते खोले जाते हैं कि हाँ ये इसको टिकट मिल रहा है, अभी ये कुछ पता नहीं है, बस चुनाव के 10 दिन पहले, थोड़े दिन पहले पता चल जाएगा, अभी बस होने वाला है। ऐसा नहीं होगा। साल भर पहले से, 1 साल रह जाएगा चुनाव, तभी से पॉलिटिकल पार्टी उस क्षेत्र में कैंडिडेट तलाशना शुरू कर देंगी और जनता से हाथ जोड़ के कहेंगी कि प्रभु अन्नदाता, हमारे कैंडिडेट को खारिज मत करिएगा, नोटा पे ज्यादा बटन न दबाइएगा, या जिसको बताइए किसको हम दें, उतारे किसको चुनाव में। अब बताइए मांग कितनी बड़ी थी। कोई सरकार, कोई राजनेता, कोई पॉलिटिकल पार्टी क्यों चाहेगी कि जनता के हाथ में हम इतनी बड़ी पावर दें? कभी चाहेगी? कतई नहीं, कतई नहीं चाहेगी। तो राइट टू रिजेक्ट पहली मांग हुई। दूसरी मांग राइट टू रिकॉल। मान लीजिए इतने के बावजूद भी, राइट टू रिजेक्ट होने के बाद भी, फिर भी गलत आदमी चुन के चला गया, जनता ना पसंद कर रही है, उसको पसंद नहीं कर रही है, तो क्यों 5 साल हम उसको झेलें? वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। किसको? जनता के हाथ में। उस पावर को नाम दिया गया राइट टू रिकॉल, मतलब अपने विधायक या सांसद को वापस बुलाने का अधिकार, उसको नाम दिया गया राइट टू रिकॉल। तो 2 राइट हो गए, राइट टू रिजेक्ट और राइट टू रिकॉल। तीसरी मांग थी उनकी जन लोकपाल, जो जिसके बारे में हम चर्चा पहले कर चुके हैं। अब जब आंदोलन समाप्त हो गया, आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? अन्ना मूवमेंट का एक नई पॉलिटिकल पार्टी बन गई। भारत में पॉलिटिकल पार्टी की कमी है? हजारों पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन में दर्ज हैं, हजारों। एक नई पार्टी और बन गई, आम आदमी पार्टी। अब आम आदमी पार्टी पर ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, किसी दूसरी वीडियो में करेंगे। तो अब ये बताइए कि क्या ये जो 3 मुद्दे जो आमूल चूल परिवर्तन करना चाह रहे थे, जिनसे होना था व्यवस्था में, क्या ये 3 मुद्दे आपने पिछले 2 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 13 साल कभी सुना आपने किसी राजनेता के मुंह से? इवन केजरीवाल के मुंह से कभी सुना? कभी नहीं सुना। क्यों? अब वो भी राजनीति का खिलाड़ी बन गया। अब उसको जनता से कोई लेना देना नहीं है। नाम भले आम आदमी पार्टी, आम आदमी की पार्टी है, नहीं। एक दिल्ली एनसीटी में केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री थे। मान लीजिए यहां पूरी पावर उनके पास नहीं थी, क्योंकि केंद्र सरकार भी वहीं से चलती है। पंजाब में तो फुल फ्लेज्ड है। पंजाब की विधानसभा तो राइट टू रिजेक्ट को का एक प्रस्ताव पारित करके और संसद को भेज सकती है, सरकार को, केंद्र सरकार को, कि आप जो है राइट टू रिजेक्ट नोटा को पावर दीजिए। भले क्यों सरकार करे न करे, लेकिन कर तो सकता है। लेकिन नहीं, कतई नहीं, न पंजाब सरकार करेगी और न केजरीवाल करेगा। मैं इस वजह से केजरीवाल कह रहा हूं क्योंकि मुद्दा केजरीवाल का था, और केजरीवाल का नहीं, ये मुद्दा ऐसा है जो कि भारत के हर नागरिक का है, हर व्यक्ति का है, जो भी यहां है। अब केजरीवाल जी जहां व्यवस्था को सुधारने गए थे, ये कह रहे थे कि हम व्यवस्था को ठीक करेंगे ताकि कोई भी आदमी चाह के भी बेईमानी न कर पाए।
अब वो क्या करने लगे, पूरी दुनिया भ्रष्ट हो जाए, पूरा भारत बिक जाए, लेकिन आपका केजरीवाल नहीं बिक सकता। अब क्या हो गया, जो लड़ाई व्यवस्था केंद्रित थी वो लड़ाई अब व्यक्ति केंद्रित हो गई। और हर राजनेता, हर पॉलिटिकल पार्टी यही चाहती है कि आप व्यक्ति केंद्रित रहे, व्यवस्था केंद्रित भारत की जनता कभी ना हो, कभी ना हो। क्योंकि व्यवस्था केंद्रित जहां भी मांग होगी और व्यवस्था केंद्रित मुद्दों पर जहां सरकार को काम करना पड़ा, वहां जान लीजिए कि सरकार के हाथ फिर बंधना शुरू हो जाएंगे और पब्लिक का एम्पावरमेंट होगा, जनता का। कोई राजनेता ऐसा नहीं चाहेगा। तो ये जो आज का मुद्दा था, आज का जो टॉपिक है हमारी वीडियो का, कि हमारे आंदोलन व्यवस्था केंद्रित से धीरे धीरे व्यक्ति केंद्रित क्यों हो जाते हैं, यही कारण है। आंदोलन में जो लोग शामिल होते हैं वो व्यवस्था परिवर्तन करने आए ही नहीं थे। उनके बीच में कुछ ऐसे भेड़िए होते हैं अवसरवादी, जो उसको व्यक्ति केंद्रित बना देते हैं और पूरे आंदोलन की ऐसी की तैसी कर देते हैं। अन्ना जी को कितने सारे लोग आज भी गाली देने को बैठे हैं, आज भी कहते हैं अरे बुढ़े इस पर बोल, उस पर बोल। 26 साल के लड़के लौंडे बोलते हैं कि इस पर बोल। अरे भाई, वो तो बेचारा 80 साल 85 साल का आदमी, कितनी बड़ी जागरूकता उसने पैदा किया अन्नाचार्य जी ने। तुम्हारी जवानी किस काम की आएगी भाई, खुद भी सोचो। तो ये आज का वीडियो जो है इस पर था। इसका दूसरा पार्ट हम फिर से वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम तो आज हमने बात किया अन्ना मूवमेंट की बात, व्यवस्था केंद्रित से व्यक्ति केंद्रित हुई। अब दूसरा हम बनाएंगे सीजेपी पर, काकरोच जनता पार्टी, जो अभी दिल्ली में हुआ। ये व्यवस्था केंद्रित से धीरे धीरे व्यक्ति केंद्रित होकर के और ये आंदोलन खत्म हो गया। अभी थोड़े दिन बाद आप सुनेंगे, हो सकता है काकरोच जनता पार्टी के नाम से कोई राजनीतिक दल ही क्यों न बन जाए। तो व्यवस्था में कुछ परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, सब वही राजनेता, सब वही खेल है, केवल टोटल खेल। और इसी वजह से आज अच्छे लोग आंदोलनों पर विश्वास करना कम कर दिए हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए, विचार करिए, समझिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, इस वीडियो को एंजॉय करिए और दूसरे वीडियो के लिए तैयार रहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।